अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल। हम देख रहे हैं कि पंजाब असम्बली तोड़ी जा चुकी है, KPK असम्बली तहलील हो गई है, लेकिन मईशत के मामलात बढ़ते जा रहे हैं और ये भी देखने में आ रहा है कि शायद फ्यूल प्राइसेस मज़ीद बढ़ जाएं। इस हवाले से भी तफसील से बात करेंगे और एट द सेम टाइम कराची में बल्दियाती इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी अपने इस मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं है कि अमीर के मेयर कराची नया किसका होगा। इस पे दोनों जमातें एक दूसरे से बातचीत भी कर रही हैं, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर रीकाउंट का मुतालबा करती है तो इसका मतलब है कि वो धांधली करना चाहती है। तो फिर ये मामला हल कैसे होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ये दावा करी है कि हमने कॉन्फिडेंस में लिया हुआ जमात इस्लामी को और हम बहुत खुशअस्लूबी से मामला हल कर लेंगे, लेकिन कैसे। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात होगी कि असद कैसर साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया एक दो रोज़ पहले और उन्होंने कहा कि हुकूमत इलेक्शन से पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। बार बार ये बातें सामने आती रही हैं, लेकिन ऐसा हमने कभी होता हुआ देखा नहीं है। ये इनसिक्योरिटी PTI को बार बार क्यों होती है और गवर्नमेंट का असल में इरादा क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और परवेज़ इलाही ने ये कहा है, कल हमने एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू किया था और उसमें भी हमें सब्तैन खान साहब ने कहा कि उन्हें लगता है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास ही जाना पड़ेगा, इन दोनों फरीकैन में इत्तफाक नहीं हो सकेगा। और परवेज़ इलाही ने तो कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के तरफ से दिए गए नाम को तो हम मान ही नहीं सकते। तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? हर मामला, चाहे इकॉनमी है, चाहे सियासत है, चाहे इलेक्शंस के नताइज हैं, अपनी अपनी जगह पे स्टक नज़र आते हैं। इस हवाले से मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में ज्ञान चंद साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फरीद पराचा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा जमात इस्लामी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। ज्ञान चंद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब वाज़े तौर पे कुछ दोबारा कुछ रिकाउंट की मिसालें सामने आई भी हैं और कुछ चेंजेस के बाद आप क्यों नहीं जमात इस्लामी को मेयरशिप खुद ऑफर कर देते? आप इतने साल आप सिंध में हुकूमत करें। जी ज्ञानचंद साहब, देखें, एक इलेक्शन हुआ है। उस इलेक्शन के नतीजे में जब तक काउंटिंग हो रही थी किसी को कोई एतराज नहीं हुआ था। जब रिजल्ट्स आ गए हैं और अजीब इत्तेफाक है कि जमात इस्लामी के अच्छे नंबर आ गए, MQ बाहर थी, तो हमने तो उनको तस्लीम किया, वेलकम किया। तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है कि पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये तो नई दोबारा जमात इस्लामी आई है। पीपल्स पार्टी तो बरसों से कराची में मौजूद है, उसके 4-5 MLAs हैं, MPAs हैं और गवर्नमेंट के तौर पे वहां पे उसने जबरदस्त परफॉर्म भी किया है। तो उसका जीतना तो समझ में आता है। बाकी जो पार्टी एतराज कर रही हैं वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों एतराज कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। उसके बाद वो जो चाहें, रिकाउंटिंग चाहे तो रिकाउंटिंग भी होगी। अगर उन्होंने ड्यूरिंग द पोलिंग कोई एतराजात नहीं किए हैं वो अलग बात है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, कोर्ट्स भी मौजूद है। हम तो सब ज्ञानचंद साहब, शमीम बाई साहब की वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें वो सील्स तोड़ रहे थे और वो कह रहे थे कि कितना आसान है इन डब्बों को खोलना, और तो इसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल है। फिर नईमुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी हंगामी के रिजल्ट्स क्यों डिले हो रहे हैं, वो भी क्वेश्चनेबल है। तो इनके जो एतराज़ात हैं वो तो ज़रूर काउंट होने चाहिए। और पहले मरहले में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतराज़ लगाया था, बाकी उन जमातों ने भी जो कि आपके वफाक में इत्तेहादी हैं, कि आप लोगों ने धांधली की है। देखो, PTI वाले तो हैं ही ड्रामा। अगर वो सील जो हैं वो मजबूत नहीं थे या थे तो ये कौन होते हैं शमीम नकवी साहब जो जाकर इस तरह से उस पर वारदात करें। वो इलेक्शन कमीशन मौजूद है, वहां पे लीगल तरीका मौजूद है, वहां पे उनका एतराज बनता। ठीक है, आप मेरे साथ ही रुकिएगा। फरीद पराचा साहब, आपने जवाब सुना, अब आप लोग आपस में भी बात कर रहे हैं और असद उमर ने कहा है कि इनफैक्ट कराची में इलेक्शन ही दोबारा होने चाहिए। अभी तो बहुत एक एक्सट्रीम ऑप्शन है, बहुत मुश्किल से ये इंतखाबात हुए थे, लेकिन अब आप क्या करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतूल मामलात तो बड़े वाज़े से हैं कि हमने भी इंतखाब लड़ा, इंतखाब जीता है बड़े मुद्दत से। यानी इंतखाब की इस मुहिम को हाफिज नईमुर रहमान लेके चल रहे थे, कराची के लोगों पे मसाइल को, और कराची के लोगों ने एतमाद किया जमात इस्लामी पर। इसलिए भी किया कि जमात इस्लामी बल्दियाती नुक्ता नज़र से माजी में भी आजमाई गई
नेमतुल्लाह खान साहब यहाँ के नाज़िम रहे, अब्दुस तार अफगानी मेयर रहे, और लोगों को पता था कि ये लोग जब वादा करते हैं पूरा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दयानतदारी इख्तियार करते हैं, कोई करप्शन का इल्ज़ाम इन पे नहीं है। तो उस लिहाज से इस मुहिम के नतीजे में लोगों ने वोट दिए हाफिज नईमुर रहमान को, जमात इस्लामी को। हम पीपल्स पार्टी के मैंडेट को भी तस्लीम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी ने जितनी सीटें ली हैं वो सारी धांधली के साथ हैं। अलबत्ता जो हमारा नुक्ता नज़र था वो बड़ा वाज़ेह है कि हमने जब फॉर्म 11 पर नताइज मिले हैं तो हमारे पास 94 नताइज हैं फॉर्म 11 पर। अब उन नताइज में से 3 तस्लीम भी किए गए, गोया कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह हो गया। पहले 86 सीटों का था कि जमात इस्लामी की आई हैं, लेकिन जब बाद में हमारे वो फॉर्म 11 थे उनको सामने रख कर फिर इलेक्शन कमीशन ने 3 सीटों में इजाफा किया, तो गोया कि ये वाज़ेह हो गया कि आरओ के दफ्तर के अंदर तब्दील किए गए। जो रिजल्ट फॉर्म 11 पर थे वो 13-14 पर वो रिजल्ट नहीं थे, और वहां पे जाकर रिजल्ट तब्दील हुए। तो हम ये कहते हैं कि जब ये रिजल्ट तब्दील हुए तो जिसने तब्दील किया है उसे इबरत का निशान बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन अपने अगर वकार कायम करना चाहता है और एतमाद कायम करना चाहता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि अगर कोई आरोप है या कोई उनका ऑफिसर किसी भी सतह पे इंतखाबी अमल के तकद्दस को पामाल करता है तो उसको निशान इबरत बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि जो हमारी बाकी सीटें हैं उनके बारे में भी इलेक्शन कमीशन फैसला करे। इसके बाद आगे मिलके चलना है, किस तरह चलना है। हम तो यहाँ कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स के बारे में, लेकिन आप ये समझते हैं कि दोबारा इलेक्शन इज नॉट एन ऑप्शन, वो मुमकिन नहीं है फिलहाल? जी, दोबारा इलेक्शन नहीं चाहेंगे आप? नहीं, दोबारा इलेक्शन अब किस तरह से होने हैं, यानी यह 11 सीटों के इलेक्शन अभी बाकी हैं। 81 सीटें जो हैं वो मुख्तस है और मखसूस है, उन पे भी इलेक्शन होना है। तो गोया कि ये अभी ये हाउस कंप्लीट होना है, तो इस लिहाज से हम ये नहीं कहते कि जी हर सीट के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाएं, और हमें इसमें भी कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी लोग हमारे साथ हैं। लेकिन न जिन सीटों के बारे में है कि वहां के जो लोग जीते हुए हैं वो जीते रहे, जो हारे हैं वो हारे हों, ये एक बड़ी वाज़ेह सी बात है। यानी किसी हारे हुए को न जिताया जाए और किसी जीते हुए को न हराया जाए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। साहब, क्या आप ये भी समझते हैं कि 15 तारीख तक एवरीबडी वाज अनश्योर कि होंगे भी नहीं इलेक्शंस, और फिर इलेक्शन कमीशन ने ठान ली कि इलेक्शंस होंगे, तो जिसकी वजह से ऑलरेडी वोटर्स की बड़ी तादाद डिसइंटरेस्टेड थी, सिर्फ 20% टर्नआउट था। सियासी जमातों ने भरपूर तैयारी नहीं की थी, वो भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो जिस तरह से इलेक्शन की एक्सरसाइज हुई है उसमें इस तरह की शिकायत आना नई बात नहीं है, इसके ये मुमकिनात में से था। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये कोई एफिशिएंसी का मुजाहरा नहीं किया कि ऑल ऑफ अ सडन 11th आवर में ऐलान किया कि इलेक्शंस होंगे? देखिए ना, 4 दफा इलेक्शन तब्दील जो है तारीख रख कर तब्दील हुई है और वजह कोई नहीं थी। यानी किस वजह से तब्दील किए जाए? एक दफा बारिशों का बहाना था, एक दफा सैलाब का बहाना था, एक दफा नफरी ना होने का बहाना था, और इसी तरह मुख्तलिफ चीजें बाकी जगह पर इलेक्शन हो रहे थे। साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा। ज्ञानचंद साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है कि अर्बन फ्लडिंग की वजह से इंतखाबात डिले हुए। उससे पहले सिर्फ सिंध में एक ही मिसाल मिलती है, जब बेनज़ीर साहबा की शहादत हुई थी तो इंतखाबात 1 माह आगे हुए थे, लेकिन वो खैर दूसरी नौयत के इंतखाबात थे, लेकिन एक मिसाल हमारे पास मौजूद है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो सूरत हाल थी, इसमें तो हुकूमत सिंध खुद भी ये बार बार यही चाहती हुई नजर आई कि इलेक्शंस जितना मुमकिन हो डिले हो सके, और आपकी जो कॉलीग जमाते हैं सिंध के अंदर वो तो आपसे शदीद नाराज़ है। MQM एक ऑर्डिनेंस के तहत एक तरमीम कर दी, उससे मुतमईन करने की कोशिश की, MQM उससे मुतमईन नहीं हो सकी। हल्का बंदियों को लेके, मरदमशुमारी को लेके आप मुतमईन ही नहीं कर सके, अपने वर्किंग रिलेशन को बेहतर नहीं बना सके दूसरी जमातों के साथ, और अब जमात इस्लामी को भी आपसे वही शिकायत है जो MQM को रही है। मैं समझता हूँ जमात इस्लामी की जो पराठा साहब ने बात की उससे तो मैं इत्तेफाक करता हूँ। जो डिसीजन लेने हैं वो इलेक्शन कमीशन को लेने,
किसी को सजा देनी है, किसी की रिकाउंटिंग करनी है, किसी की नहीं करनी है, उसका तो पीपुल्स पार्टी से या हुकूमत से तो कोई, मुझे तो उनकी बातों में से कोई एतराजात नहीं आए। अगर उनके 3 सीटों का कोई डिसीजन आया है तो भी इलेक्शन कमीशन नहीं करना है। अगर बाकी सीटों पे उनका राइट बनता है नहीं बनता है, ये तो सिर्फ हुकूमत ने फैसला नहीं करना। जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है तो एमक्यूएम बाइकाट करके गई। हम जब गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट में होने की वजह से हमें सब लोगों को साथ लेने के लिए सब लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, सुनना पड़ता है। कभी जायज से जरा नाजायज की तरफ भी जाते हैं तो भी हम अपनी तरफ से उनको राजी रखने के लिए कोई न कोई स्टेप्स ले लेते हैं। तो उसमें भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं बनता है। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जमात इस्लामी से बात करें और इस शहर की मफाद में पीटीआई जैसे नॉनसेंस लोगों को छोड़कर बाकी जो है सब आपस में मिल बैठे और ये जो सर्विसेज, म्युनिसिपल सर्विसेज है उसको बेहतर बनाए। लेकिन अगर तो जमात इसके इस्लामी लिए ने हमारी पीटीआई से लीडरशिप इत्तेहाद पूरी कर बात लिया, करी अगर है। जमात इस्लामी ने पीटीआई से कर लिया तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। ये पीटीआई वाले तो, लेकिन पीटीआई वाले से बैठ जाते हैं तो उनका क्या है। अगर कोई सुसाइड करना चाहता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन वो पॉलिटिकल लोग नहीं है। हम नहीं सोचते कि जमात इस्लामी इस तरफ जाएगी। लेकिन ये इलेक्शन है, इलेक्शन में अगर कोई कोalition बनता है कि आप जाएंगे नहीं या नहीं पीटीआई की तरफ। लेकिन हमारे पास एक तो पीपल्स पार्टी ने सीटें जीती हैं, दूसरे हमारे बाकी जो पीवीएम से ताल्लुक रखने वाले हमारे इताज ये काफी सीटों पे वहां पे चेयरमैन का, अगर दूसरी किसी जमात का है तो पीपल्स पार्टी का वाइस चेयरमैन है। इस तरह से भी हमारी कुछ सीटें हैं जिन पे उनसे कोalition बना था, इलेक्शन इताज बना था, तो वो यकीनन हमारी तरफ आएंगे। तो फिर ज्ञानचंद साहब, बिलावल भुट्टो ने क्यों कहा था कुछ अर्सा पहले कि कराची का मेयर जियाला यानी कि इनकी जमात से होगा? ये से ख्वाहिश थी या आपने इस दफा इसकी तैयारी भी की थी? देखिए, हमारे पास हमने नंबर 1 एक पार्टी आई है, हमारी 10 सीटें और जाती तो हमें। लेकिन मैं दूसरी तरफ की तैयारी की बात कर रही हूँ, जिस तरह की तैयारी का जिक्र जमात इस्लामी कर रही है। देखो, हमने भी पीपल्स पार्टी ने भी वहां पे बड़ी मेहनत की है। पीपल्स पार्टी ने जो बाई इलेक्शन हुए उसमें भी जीतकर ये साबित किया है। ठीक है ज्ञानचंद साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। फरीद प्राची साहब, ये बताइएगा, आपकी पार्टी से 70 से लेके अब तक 3 मेयर आपकी पार्टी से रह चुके हैं। इनफैक्ट 2 मेयर आपकी पार्टी से रहे हैं, फिर एमक्यूएम से रहे, और कराची से एडमिनिस्ट्रेटर्स ही रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को मौका मिलना चाहिए मेयर बनने का, इस जाविये से अगर सोचा जाए तो? ये कोई बारियों का खेल तो नहीं है कि बारी कभी किसी की लगे और कभी किसी की लगे। मामला ये था कि जी कराची की खिदमत किसने की, बल्दियाती सतह पर किसका किरदार है, तो उस लिहाज से तो जो हमारे 2 मेयर पहले भी रहे, 2 मरतबा रहे अब्दुस तारफ खानी, 1 मरतबा नेमतुल्लाह खान रहे। मैं मुखालफ भी एतराफ़ करते हैं कि अगर कोई डेवलपमेंट हुई, अगर कोई ओवरहेड बने, अगर कोई कॉलेजेस बने, अगर कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बना, अगर कोई पार्क बने, अगर कोई हमारा हम जो है वो शहरियों के सामने हमने अपना रहकर रखा और शहरियों ने हमारा साथ दिया। अब इसमें हम ये समझ रहे हैं कि इस सारे मामले में मामलात को आगे अब बढ़ना चाहिए और उसमें इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे, जन सीटों के पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ठीक करे और उसके बाद हमारे यहाँ यानी स्टेक होल्डर्स के साथ बात करना, ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीद प्राची साहब और ज्ञानचंद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। इंदीद इस वक्त रहनुमा पीटीआई अब्दुल समद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और ताहिरा औरंगज़ेब रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुझे ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। ताहिरा साहबा, पीटीआई को बार बार लगता है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे आप, और रिसेंटली असद कैसर साहब ने भी कहा है कि हुकूमत इलेक्शन से पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोग? हम कुछ प्लान नहीं करते, ना इनकी तरह हम सोचते हैं जिसने जो किया है वो भुगतेगा। अगर इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया तो ना गिरफ्तार होंगे, ना उन पर कोई असर होगा, और अगर कुछ किया तो जो कुछ है वो कानून के मुताबिक होगा। तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप लोग कर क्या रहे हैं? क्योंकि अभी बहुत एतराज़ हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी नहीं आ रहे, मरियम साहिबा भी यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? ये हम पीटीआई को तो नहीं बताएंगे हम क्या कर रहे हैं।
लेकिन आवाम को तो बता जो देना। कुछ भी कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की माशी खुशहाली के लिए कर रहे हैं, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कर रहे हैं, उनको उनके घरों में दोबारा आबाद करने के लिए कर रहे हैं, पानी क्या के क्या ड्रेन कर रहे हैं, के वही लिए तो वजाहत कीजिएगा कि क्या कर रहे हैं, वही मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। जिनीवा कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी जिसमें 11 अरब डॉलर हमें मिले हैं इन्हीं बहाली के लिए, और ये हम सैलाब ज़दगान की बहाली पर ही खर्च करेंगे। हर एक सैलाब मुतासरीन को उसकी छत मिलेगी, उसका घर बना के दिया जाएगा, और फिर इनकी आबादकारी की तरफ उनकी फसलें दोबारा वहाँ से शुरू की जा सके, उनकी पानी की निकासी की भी बंदोबस्त किया जाएगा। ये लेकिन तमाम तायरा प्लान साहबा कैन आई हैव एन आर्ग्यूमेंट विद यू ऑन दिस, क्योंकि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये जो पैसे हैं बड़ी ज़बरदस्त बातें आएंगे, पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की मद में मिले हैं। वो जो ममालिक इफेक्ट होते हैं उस परसेंटेज का पैसा है जो कि पाकिस्तान का हक था, ये इसको हम इमदाद नहीं कह सकते। तो इसमें आपकी गवर्नमेंट ने एक रोल तो प्ले किया है, बट दिस वाज समथिंग ऑलरेडी कमिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान सैलाब के बाद। हमने सारा पैसा जो सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासिर हुए हैं उन पर खर्च करेंगे और उन्हें आबाद करेंगे। हमारे सामने सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की, वो पाकिस्तान के अवाम जो पानी में अभी तक डूबे हुए हैं, जो अभी तक अपने घरों को लौट नहीं सके, जो बच्चे लेके छोटे छोटे। लेकिन तायरा साहब सैलाब का मामला अपनी जगह बिल्कुल उस पर आप लोगों ने काम किया है। ये जो एक रकम आई है वो पाकिस्तान का एक हक था, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो कानून साजी है उसमें पाकिस्तान का हक था। लेकिन मुझे बताएगा कि नून लीग की क़यादत बाहर है, मरियम साहिबा भी बाहर है, अब आपके वोटर को इसकी ज़रूरत है, बल्कि आपकी पार्टी के अंदर लोग नाराज़ हो रहे हैं कि आप लोग वापस आएँ। असम्बलियाँ टूट चुकी है, नवाज शरीफ नहीं आ रहे, असम्बलियाँ टूट चुकी है, मरियम साहिबा वापस नहीं आए। बात सुनिए, मरियम साहिबा अपनी सर्जरी करवाने जिनेवा गई थी, और आपको ज्यादा खबर होनी चाहिए, आप तो बाखबर अदारे से ताल्लुक रखती हैं, और पाकिस्तान की क़यादत शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, और पीडीएम की तमाम क़यादत पाकिस्तान में मौजूद है जो इस तमाम सूरत हाल का जायजा भी ले रही है। तो हमजा शहबाज क्यों नजर नहीं आते? वो अपनी बेटी के इलाज के लिए गए हैं। तो दिस इज सैड कि मरियम नवाज भी बीमार है, हमजा शहबाज भी अपने बच्चे का इलाज करवा रहे हैं, तो फिर कोई और हो जो काम करे, लेकिन काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा ना। शहबाज शरीफ साहब काम नहीं कर रहे क्या बैठे हुए पाकिस्तान में? वो क्या कर रहे हैं, आपको क्या नजर नहीं आता कि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जिस कदर तेजी से मीटिंग्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अमल दरामद हो रहा है, इससे ज्यादा काम। आपको इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने रह गए? सैकड़ों ट्रक्स पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहे जो इंपोर्ट्स के हैं, पैसे नहीं है देने को। आपको वो वक्त याद है जब शौकत तरीन साहब की एक ऑडियो पकड़ी गई थी और उन्होंने कहा था सूबों के वजीर खजाना को फोन करके हदायत दे रहे थे कि IMF के काम में रुकावट डालनी है। ये काम तो तब शुरू हुआ था जब PTI की गवर्नमेंट थी और शौकत तरीन साहब वजीर खजाना थे। जब पाकिस्तान, लेकिन तायरा साहब तो आप गवर्नमेंट में और आप लोगों ने अपनी मर्जी से ये रिस्क लिया था, ये अब you're रिस्पॉन्सिबल। आपको सब पहले कहते थे कि इसमें नहीं पड़े, 400 अरब के कर्जे देने पड़ेंगे, टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, लेकिन आपने खुशी से जिम्मेदारी हम लोग नहीं आते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका होता। अगर हम लोग नहीं आते तो पाकिस्तान में जिस तरह के हालात उन्होंने पैदा कर दिए थे, वो उन्होंने असेंबलियों को एक ऐसा तायरा साहब आप काइंडली साथ ही रहिएगा। अब्दुल समद साहब, आप लोगों को बार बार क्यों लगता है कि गवर्नमेंट इमरान खान को गिरफ्तार कर लेगी? गवर्नमेंट तो बॉदर ही नहीं करी, वो कह रहे हम तो अपना काम कर रहे हैं। नहीं, गिरफ्तारी की कोशिश तो इन्होंने की थी, और जब बनी गाला इन्होंने पुलिस भेजी थी और उसको कॉर्डन ऑफ किया था, और जिस तरीके से हमने वो रात बनी गाला गुजारी, तो ये इनके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और ये FIA वगैरह वो कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, ये उस तरीके से फिर ये निकले। इनका इरादा ये भी था कि किसी तरीके से जो है ना हेली पे लिफ्ट किया जाएगा, और बड़े बड़े इरादे। लेकिन खैर ये एक अलहदा वो बात हो जाती है, इनकी ख्वाहिशें ये पूरी इसलिए नहीं हो सकती कि ये गिरफ्तारी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तो कोई ऑथेंटिक केस नहीं है इमरान खान के ऊपर कि कोई ऐसा स्कैम या कोई ऐसी कोई चीज़ जो है वो जिस तरीके से इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, और फिर जिस तरीके से वो दुबई में वो जो क्लर्क इनका जो जिसकी डेथ होगी, खैर वो एक अलहदा बहस हो जाती है। लेकिन अभी आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और सवाल बड़ा सादा सा था मैडम से, बुजुर्ग खातून है, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कि आपके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स कितने हैं, और जवाब क्या दिया उन्होंने, शौकत तरीन की ऑडियो
यानी कि ये ऑडियो और वीडियो से बाहर निकल ही नहीं सकते। इनका जब भी कोई चीज़ होती है ऑडियो ले आते हैं। इनका ये ख्याल है कि ख़जाने में फॉरेन एक्सचेंज तो ख़त्म हो गया है, लेकिन ऑडियो और वीडियो का ख़जाना भरा हुआ है इनके पास। मैं उस सवाल का आपको जवाब दे दूं कि $4.5 अरब रह गया, वो भी मांगे तांगे का, जो हमारा अपना नहीं है। और अगर आप इनसे पूछें, इस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट में 18-20 अरब डॉलर हम छोड़ के गए। इस वक्त वजीर खजाना ने जो बहुत ऑब्सेस्ड है वो उसके डॉलर रेट के साथ, यानी कि इनका जो पिछला वजीर मिफ्ता इस्माइल जो है वो अपने मौजूदा वजीर खजाना के ऊपर तनकीद करता है, और वो जायज तनकीद करता है। और वो तनकीद क्या है, देखें, ये श्रीलंका ने भी आजमा के देख लिया कि जब भी ओपन मार्केट और जो इंटरबैंक रेट है, जब आप इसका फर्क 20% से बढ़ाएंगे। सॉरी टू कट यू है रवि, तो ये भी खबरें हैं कि इमरान खान साहब एक वाइट पेपर नुमा की तैयारी आगे देंगे कि अब इकोनॉमी के हवाले से यही इकदाम होने चाहिए, उस पर काम करें। तो ये आपने तब क्यों नहीं किया जब आप लोग गवर्नमेंट में थे? देखें, सर्कुलर डेट, गैस एंड ऑयल का सर्कुलर डेट जो है वो 1600 अरब पे पहुंच गया है, और इनको कहा जा रहा है कि गैस जो कीमत बढ़ा दी है वो 700 अरब रुपए है। यानी कि IMF ने इनके ऊपर ये पाबंदी लगाई है कि आपने जो हमने रिफॉर्म्स गए थे, आपने 700 अरब रुपए के रेट आपने बढ़ाने गैस पर, और 400 अरब रुपए के आपने नए कर्ज डालने हैं। नए कर्ज आप 400, और पेट्रोल और डीजल की 32 रुपए इस वक्त लेवी है, 32 से 50 रुपए लेवी करनी है। अब इनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब्दुल समद साहब, मुझे ये आपने बड़ा जबरदस्त अच्छा आप दे रहे हैं आर्गुमेंट, इकोनॉमी वाइज इट्स अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट आर्गुमेंट, बट लेट्स बी पॉलिटिकल अबाउट इट। असेंबली आप लोग तोड़ रहे हैं, उस आपके लिए ज़रूरी है शहबाज शरीफ को घर भेजना, आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ सेट नहीं है। बड़े बड़े लोग जो पाकिस्तान को अच्छी तरीके से समझते हैं वो कहते हैं आपकी कंफ्यूज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। एक असेंबली से आप निकलते हैं, दूसरी असेंबली में आप जाना चाहते हैं, आप लोग क्लियर नहीं है, आपको इस बात का एहसास नहीं है कि लोग आपकी तरफ उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनका रोज़गार रुका हुआ है, इंडस्ट्रीज फ्लरिश नहीं कर रही हैं, आप लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं। अच्छा, इसका बड़ा क्लियर सा आंसर है। जब अदम एतबार पेश की गई तो हमने इनको जो है वो असेंबली डिसॉल्व करने का या इलेक्शन का हमने ऑफर की थी इनको कि इलेक्शन में चले जाते हैं, जो भी मैंडेट लेके आएगा, हकीकी मैंडेट लेके आएगा। ये जो मुश्किल फैसले हैं जो अभी इन्होंने ये नहीं कर पा रहे, और फिर टेक्नोक्रेट सेटअप की बात इसलिए होती है कि हम क्यों चाहते हैं अभी इलेक्शन के लिए, क्योंकि हम तो सह लेंगे, हमारी तो गवर्नमेंट हमने सेक्रीफाइस किया पंजाब में। कौन पंजाब में अपनी वजारत आला या KPK में अपनी वजारत आला जो है वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने आप को पेश करता है कि अवाम में जाए और नया मैंडेट लेके आए। और जनरल, अब तो ये प्रेशर एक टैक्टिक है ताकि ये जनरल जो नेशनल असेंबली है उसमें जनरल इलेक्शन में जाए। वजह इसकी ये है कि जो भी इलेक्ट होके आएगा वो IMF के साथ एक, और जो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ एक बेटर डील कर सकेगा। अब मैं आपको कल की स्टेटमेंट बताता हूं सऊदी वजीर खजाना की, जिसने कहा कि आज के बाद हम पाकिस्तान को जो गैर मशरूत कर्ज दिया करते थे वो नहीं देंगे। अब हमारा कर्ज जो होगा मशरूत होगा, उस तरह से जैसा वर्ल्ड बैंक और IMF और एशियाई बैंक करेंगे। आपने रिफॉर्म्स क्या किए, आपने हमारा कर्ज कहां पे लगाया, आपने टैक्स क्या लगाया है आपने। तो इस नहज पे पहुंचा दिया है आपने पाकिस्तान को कि आज आप कहते हैं कि जी आप दर बदर, लेकिन सागदार साहब तो खुश हो रहे हैं ना, जो $2 बिलियन आए वो इस पर खुश है। देखिए, हम तो सह लेंगे। अगेन बात कर रहे हैं कि इसमें हमारी बात, ये पाकिस्तान प्राइस, ये जो कॉस्ट है ये पाकिस्तान प्राइस पे कर रहा है, इसकी पाकिस्तान ही पे कर रहा है। अभी महंगाई आपको पता है 25% पे है, IMF में जाते हैं तो 35% पे होगी। अब्दुल समद साहब, मुझे ये बताइएगा परवेज, ये तो ये इट्स ऑल मिक्स्ड अप, दिस इज पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन परवेज इलाही कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी नाम आएगा हम उसको नहीं मानेंगे। खुद उन्होंने जो नाम दिए हैं वो भी क्वेश्चनेबल है, जो PMLN की तरफ से नाम है वो उनको पहले से कबूल नहीं है। तो आप लोग चीज़ों को हल करने की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? ऑलरेडी एक चीज़ डेवलप नहीं हो पाती, पहले से इनकार कर देते हैं कि इस पर बात ही नहीं हो सकती। देखिए, 3 नाम हमने दिए, आप कोई भी सहाफ़ी जो है या कोई भी आप उसको आइडेंटिफाई कर ले कि वो कितने, नासिर खोसा कितना क्रेडिबल आदमी था, या बाकी 2 नाम थे कितने क्रेडिबल थे। इन्होंने नाम किसका दिया? आहत चीमा कौन था? ठीक है, आपको पता तो है सर जी आप लोगों ने भी तो एक डोल नेशनल का नाम दिया और फिर एक ऐसे ब्यूरोक्रेट का नाम दिया जिसकी नौकरी अभी तक खत्म नहीं हुई। दोनों क्वेश्चनेबल थे। नहीं, दूसरा कौन सा ऐसा डॉक्टरेट है जिसकी, चले एक सेकेंड। और नासिर खोसा साहब का नाम आप लोगों ने क्या शरारतन दिया था?
आपको आइडिया नहीं था? आई एम श्योर यू हैव द आइडिया। नहीं, नासिर खोसा साहब का नाम तो एक बार पहले भी आया था। नासिर खोसा पिछले टेक्नोक्रेट सेटअप, पिछले भी केयर टेकर सेटअप में आया था और उन्होंने माजरत कर दी थी। देखें, पॉइंट ये है कि परवेज इलाही साहब अगर इनकार भी करे इसको, अगर वो जिस तरीके से भी अगर ये उसमें जाते हैं, अगर इसको डिस्प्यूट बनाते हैं, बावजूद इसके भी तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो बाउंड है ना कि अगर इलेक्शन कमीशन वो करेगा तो उसको मानना पड़ेगा। सवालिया निशान उठ जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप लोग मान लेंगे, एतराज़ नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन की चॉइस पर। ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल समद साहब और ताहिरा औरंगजेब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। एक ब्रेक लेंगे फिर वापस प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट इकोनॉमिस्ट मेहताब हैदर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेहताब साहब, मुझे बताइएगा, बड़ा सादा सा सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ कि इस वक्त इकॉनमी किस तरफ जा रही है। सऊदीया ने भी ये ऐलान किया कि अब वो जो भी कर्जे देगा वो कंडीशनल होंगे और उस पर टैक्सेस भी लगा करेंगे। सऊदीया की इस पॉलिसी का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, उनकी जो पॉलिसी है बेसिकली उसके असरात मिस्र पे, उर्दन पे और पाकिस्तान जैसे ममालिक में होंगे जहाँ पे उनके डिपॉजिट्स और ग्रांट्स जो है वो सऊदीज देते हैं। इस टाइम ये देखेंगे सऊदी अरब के $3 बिलियन की जो डिपॉजिट्स हैं वो पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं और अभी हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप $3 बिलियन और दें, जिसमें से $2 बिलियन वो अंडर कंसिडरेशन है। तो अगर वो स्ट्रिंजेंट किस्म की कंडीशंस लगाएंगे तो उसके असर डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर होंगे। मैं आपके देखने वालों को ये याद दहानी करा दूं कि लास्ट टाइम जो डिपॉजिट दिए थे उन्होंने, उस पर भी जो शरह सूद थी वो खासी ज्यादा थी। तो ऑलरेडी वो इस जानिब मूव कर रहे थे और अब क्लियरली उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि वो अपनी ग्रांट्स और डिपॉजिट्स जहाँ पे रखेंगे वो IMF की तरह की कंडीशनलिटीज को साथ अटैच करके उसके बाद ही इस तरह के डिपॉजिट्स जो है वो रेसिपिएंट कंट्रीज को देंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई खुशाइन बात नहीं है, लेकिन फिर भी सऊदीया सीम्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि पैसे आ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं अपनी ट्वीट में लिखा कि इस पे शरह सूद कितनी होगी? जी बिल्कुल। देखें, बुनियादी तौर पे हम इस टाइम हमें नॉन डेट जो इनफ्लोज है उनकी तरफ जाना चाहिए। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी रेमिटेंसेस को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कब तक हम जो है वो इमदाद के जरिए इस मुल्क को चलाते रहेंगे। अच्छा मेहताब साहब, अगला सवाल ये कि इकोनॉमी को लेकर कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखना चाही थी जो कि रैंडम है, एक ही मौजू से रिलेटेड नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि अगले हफ्ते मुल्क में डॉलर्स आने वाले हैं, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, मज़ीद डॉलर्स आएंगे और मज़ीद इम्पोर्ट की सहूलत देंगे। उन्होंने कहा कि 30,000 LCs हमने खोले हैं पिछले दिनों में। देखिए, बुनियादी तौर पे इस टाइम जो पाकिस्तान है वो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है और डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का मतलब ये है कि हमारे पास डॉलर नहीं है। अब वो जहां से उम्मीद कर रहे हैं वो वही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं। आपने रात को देखा कि UAE ने हमारे जो डिपॉजिट्स थे उनको रोल ओवर कर दिया है। अब उसका पीरियड अभी नहीं पता कि कितने पीरियड के लिए किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कम से कम 1 साल के लिए उन्होंने किया है। तो इसी तरह से हम ये तवक्को कर रहे हैं कि सऊदी अरब से हमें कुछ $2 बिलियन के डिपॉजिट्स आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी उन्होंने कहा था कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अब पता ये नहीं है कि वो स्टडी करने में कितना अरसा लगाएंगे और ये पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इस टाइम वेंटिलेटर के ऊपर है और प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। कल आपने देखा कि FCCI में लोगों ने अपने कारोबार की चाबियां जो हैं वो गवर्नर स्टेट बैंक को पेश कर दी और उन्होंने कहा जी हम नहीं चला सकते इसको। तो सिचुएशन जो है बड़ी खतरनाक है, बड़ी तेजी से मेहताब साहब ये भी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि ये भी जी आई हैव अनदर डॉलर की रिजर्व रह गए इसमें। जी आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। गवर्नर स्टेट बैंक ने ये भी कहा है कि 5700 कंटेनर्स को रिलीज करना है और वो इसीलिए रिलीज नहीं हो रहे क्योंकि रिजर्व्स कम है। तो ये मसला लोग कह रहे हैं कि हम मसला हल कर देंगे, लेकिन कैसे करेंगे? देखिए, ये मसला उस टाइम तक बातों से हल नहीं होगा। दूसरे का एक ही हल है, वो ये है कि हम अपना जो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है उससे क्रंच को इम्प्रूव करें और डॉलर इनफ्लोज को बेहतर करें। डॉलर इनफ्लोज को बेहतर करने का तरीका ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, हम अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ाएं और शॉर्ट टर्म और फौरी तौर पर और इमीडिएटली रिजर्व्स बढ़ाने के लिए हमारे पास सिर्फ कर्जा लेने की ऑप्शन है। इमीडिएटली रिजर्व्स बढ़ाने के लिए सिर्फ कर्जा लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे।
मेहताब हैदर साहब, आयशा गौस साहिबा जो कि वज़ीर मुमलिकत ख़जाना है, उन्होंने कहा है कि मेरी ख्वाहिश बहुत है कि आम आदमी पर बोझ ना डालें, लेकिन IMF कुछ और ही चाहता है। तो ये जो भी चाहता है तो ये लोग, इन लोगों के पास क्या ऑप्शन है फिर? देखिए, बुनियादी तौर पे IMF ये कह रहे हैं कि आप अपने बजट खसारे को कम करें। आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि आप अपने बजट डेफिसिट को 5% से नीचे रखेंगे, लेकिन आपके रेवेन्यूज कम हो रहे हैं, आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं। तो इसका तरीका ये है कि या तो अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें या अपने टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाएं। दूसरा ये है कि वो अनटारगेटेड सब्सिडीज के खिलाफ है। वो ये कह रहे हैं कि आप अमीरों को सब्सिडी देते हैं, आप इस तरह ना करें, आप टारगेटेड सब्सिडी दें। तो IMF को इस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम गरीबों का नाम लेके अमीरों को नवाजते रहे। तो बुनियादी तौर पे मसला ये है कि हमें एनर्जी की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। इस टाइम प्रॉब्लम ये है कि इस साल के दरमियान अभी 5 माह बाकी रह गए हैं, तो हुकूमत के पास इजी वे ऑफ टैक्सेशन के अलावा कोई हल नहीं है। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस ठीक है मेहताब साहब, आपने आई एम श्योर कि हम डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं। जी बिल्कुल, ये टारगेटेड सब्सिडी वाला पॉइंट तो बड़ा पुराना है। आई हैव नो आइडिया दैट व्हाई इट हैज़ नॉट बिकम अ प्रायोरिटी। मेहताब हैदर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आई एम श्योर आपने BBC की स्टोरी पढ़ी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई है जापान के ऊपर कि दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज़ मुल्क होने के बावजूद जापान डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं करता। उसमें कहा गया कि 9.2 खरब अमरीकी डॉलर का इसके ऊपर कर्जा है, जो कि इसकी अपनी GDP का 266% है। ये रकम दुनिया की बड़ी मईशतों में सबसे ज़्यादा है। इस मसले की एक बड़ी वजह जापान में बड़ी आबादी का उम्र रसीदा या बुजुर्गी की उम्र में होना है। और 2011 में जापान में आने वाले ज़लज़ले, सुनामी और हाल ही में कोरोना की आलमी वबा की वजह से भी उन्हें कर्जे लेने पड़े। मुल्क के डिफ़ॉल्ट में ना जाने की वजह जापान सरकारी बॉन्ड्स पर दिए जाने वाला मुनाफा इंतहाई कम रखता है। दूसरी जानिब महफूज सरमायाकारी की मार्केट में इस पर बहुत ज़्यादा एतमाद और भरोसा है। तो ये मैंने आपसे शॉर्टली कुछ नुकात शेयर किए कि जापान जिस पे इतना ज़्यादा कर्जा है, उसने भी एक मेंटेन किया एक फार्मूला के तहत कि वो भी बहुत कर्जे लेता है और मकरूज़ भी रहता है और फ्लरिश भी करता है। हम इस तरह की चीज़ों को फॉलो क्यों नहीं कर सकते? देखिए, हमारा जो अगर स्ट्रक्चरल मसला देखें तो स्ट्रक्चरल हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा सेविंग्स रेट बहुत कम है, हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो बहुत कम है, और इसी तरह से हमारी टैक्स बेस ब्रॉडन नहीं है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, जो आज तक परपेचुअल है, वो ये देखें कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कोई 206 बिलियन है अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस, और अभी देखें तो 220 बिलियन के लगभग हैं शायद। हम इतना बड़ा मुल्क और हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 25 बिलियन डॉलर्स हैं। सिंगापुर को देखें आप, 7 या 8 बिलियन लोगों का मुल्क है, 500 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं। कोई रॉ मटेरियल उनका अपना नहीं है, हमारे यहाँ तो रॉ मटेरियल भी अपना है काफी सारी चीजों का। तो बुनियादी तौर पे बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।